दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार टीचर इंडिया में। और हम आज से टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम की जो मैथमेटिक्स आती है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। मेन फोकस रहेगा कि हम टीजीटी, पीजीटी के आधार पर पढ़ाएं, उसके बारे में चर्चा करें। मैथमेटिक्स के लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चंस का एक जखीरा है। उस जखीरे से जो संभावनाएं हैं परीक्षा में कि सवाल ये बन सकते हैं, और जो पुरानी परीक्षाओं में सवाल आए हैं और कुछ नए सवाल हम आपके साथ में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए एक शायरी सुनाते हैं। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ पहला। तो ये रहा आज का हमारा सवाल कि इंटीग्रेशन का एक सवाल है। इंटीग्रेट कर रहे हैं -1 से लेकर के 2 तक के। इसको लोअर लिमिट या अपर लिमिट है x mod x dx। ये सवाल है। आमतौर पे जनरल सवाल होता है, x² लिखा होता, हम बहुत आसानी से फार्मूला लगाते और फार्मूला लगा करके इसको बड़ी तेज़ी से इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन ये जो मॉड दे रखा है, ये मॉड क्या करेगा, इस फंक्शन को अभी तोड़ेगा, क्योंकि जो मॉड की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये जो फंक्शन की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आएगी, चाहे इसकी डिसकंटिन्यूअस पोजीशन से लेफ्ट की तरफ बने या फिर राइट की तरफ बने, पॉजिटिव ही आएगी। यानी कि माइनस के लिए भी प्लस वैल्यू आती है और प्लस के लिए भी प्लस वैल्यू आती है। तो अच्छा देखें, ये जो मॉड x है, सिंपल अगर सोचें, देखो 4 ऑप्शन दिए, कोई मतलब नहीं, बाद में मॉड x है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि मॉड कर देगा उसको पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी हम। अगर हम इसके अंदर की बातचीत करें तो ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा। अगर ये 0 से छोटा है मॉड कर देगा इसको पॉजिटिव, 0 से बड़ा है तब भी तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, 2 कंडीशन हो सकती है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 0। अगर ये नेगेटिव है तो अगर x लिखा है और ये निगेटिव, तो ये निगेटिव है और इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये निगेटिव खुद है, एक निगेटिव और लगा दें, डबल निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। अब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यही प्रोसेस, यही इतनी सी बात ध्यान रखनी है और ये सवाल लगाना है। 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, हम अलग अलग कर लेंगे। इसी इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे। -1 से लेकर के 0 एक बात हो जाएगी, और 0 से लेकर के 2 तक दूसरी बात हो जाएगी। ये जब ये 0 से छोटा होगा तो x की जगह, ये मॉड ऑफ x की जगह पे -x रखा जाएगा। x पहले से दे रखा है, x इंटू -x प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, x पहले से दे रखा है, ये प्लस में वैल्यू है तो करेंगे क्या, हम x लिख देंगे, साथ में dx लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ये हो जाएगा -x², माइनस पहले लगा देंगे, x² हो जाएगा, dx प्लस 0 to 2x² dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, अब सवाल आसानी से बन गया। करेंगे इसको, इसकी वैल्यू x³/3, x³/3 इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक के, माइनस साइन पहले लगा देंगे, प्लस इसको x³/3 हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे इसकी 0 से लेकर के 2 तक के। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन बाहर रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। तो माइनस तो सिंबल ये होता है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस यहाँ पर 2 इस्तेमाल कर देंगे, जैसे 2 इस्तेमाल करें 8 हो जाएगा /3, माइनस 0 इस्तेमाल करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये -1/3 प्लस ये वाला 8/3, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 8 में से 1 घटा देंगे, 7/3,
7/3। ये हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। करना क्या है, सबसे पहला काम मॉडुलस को, जो हमारा ये मैग्नीट्यूड है, उसको डिफाइन कर लेना है कायदे से कि कब वैल्यू, हमको हर हाल में उसकी वैल्यू पॉजिटिव लानी है। अगर वो नेगेटिव तरफ जा रहा है तो एक और नेगेटिव लगा देते हैं, तो डबल नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया, ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव बना दिया, ग्रेटर देन 0 हो गया। बस इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, सवाल आसानी से लग गया। ये रहा एक साधारण सा सोल्यूशन। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी प्रक्षेप में महत्तम परास क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, tan इनवर्स 1/4, 4, 2, 1/2, इस तरह से। सिंपल। सबसे पहली बात तो दो चीज़ें दे रखा है कि इनकी चर्चा करना है, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास। ये देखते हैं, कोई पिंड हमने इस डायरेक्शन में थीटा कोण बनाते हुए फेंका, तो ये जो रास्ता बना है प्रक्षेप का पथ होता है, और ये परवलय के आकार का होता है, पैराबोलिक पाथ बनता है। ये जो ऊंचाई होती है ये महत्तम ऊंचाई होती है, और ये जो होता है ये हमारा परास होता है, और ये h होता है। तो ये मैक्सिमम हाइट है। तो इनके फार्मूले पता होने चाहिए। बराबर कह रहा है तो बराबर कर देते हैं, यानी कि जो हाइट है वो रेंज के इक्वल है, हाइट रेंज के इक्वल है। u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। u² से u² ख़त्म हो गया, इस g से ये वाला g ख़त्म हो गया, और ये sin², ये sin 2 थीटा लिखा है, स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा है। यहाँ पे sin² तो sin² थीटा, या फिर sin थीटा इंटू sin थीटा, 2 बार इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और sin 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल कर दें, क्योंकि ये 0 वैल्यू देगा, वो होगा नहीं। दूसरी बात, ये sin थीटा की वैल्यू 2 2 जा 4 हो गया इंटू cos थीटा इसके अपान में हो जाएगा ये tan थीटा, दैट इज 4। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। करना क्या है, सबसे पहले बात प्रक्षेप का पथ पढ़ेंगे, उसमें सारे फार्मूले तैयार कर लेंगे। कैसा पथ होता है? परवलयाकार पथ होता है, उसकी रेंज का फार्मूला ये होता है u² sin 2 थीटा अपन g, और ये हाइट का फार्मूला होता है u² sin² थीटा अपन 2g होता है। बस इसी को हमने सॉल्व किया। tan में वैल्यू आ गई है, tan थीटा की वैल्यू 4, तो थीटा tan इनवर्स 4 हो जाएगा। बस सिंपल था। ये फार्मूलों का खेल होता है कि बस आपको पता होना चाहिए, तुरंत हो जाता है बहुत आसानी से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। ओमेगा की वैल्यू बता रहा है कि वो इकाई का घन मूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एक ये दे रखा है, मैथमेटिकल सीरीज दे रखा है 1 + ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, पावर 4 होगा, 5 होगा, इन सारे टर्म्स का जोड़ पूछ रहा है, कितना होगा सम। अच्छा एक बात, ये जो ओमेगा है इकाई का घन मूल है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 होती है। ये दो ध्यान में रखेंगे, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। तो इसी में देखते हैं, इतनी वैल्यू 0। अब आगे ओमेगा क्यूब कर लेंगे कॉमन। ओमेगा क्यूब अगले 3 में, 4 में, 5 में ओमेगा क्यूब कॉमन कर लेंगे, तो 3 में करेंगे ये वाला मिल जाएगा, 4 में करेंगे ये वाला मिल जाएगा, 5 में करेंगे ये वाला मिल जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 5 तक के पहले पावर 2 तक के 0 हो रहा है, फिर 5 तक 0 हो रहा है, फिर अगला 8 तक 0 हो जाएगा, फिर अगला 11 तक 0 हो जाएगा। 3 के मल्टीप्लाई से 1 कम है पावर, वैल्यू 0 कर दे रहा है। तो 3 के मल्टीप्लाई में इसके पास 99 है, 99 का मतलब 98 तक के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 99 बचेगी, ओमेगा पावर 99 प्लस ओमेगा पावर 100
ओमेगा पावर 99 कर लेते हैं कॉमन, 1 प्लस ओमेगा बचेगा, इसकी वैल्यू ओमेगा क्यूब, इस ओमेगा क्यूब के फॉर्म में है ये 33, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस ओमेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना आसान था, ओमेगा प्लस 1 या 1 प्लस ओमेगा, ये हमारा आंसर हो गया। बस आसान सा था सवाल था। करना क्या, सीरीज में जितना जीरो हो रहा है उतना जीरो कर देते हैं, बाकी टर्म्स सब गायब हो जाएंगे, वो गायब हो, ये बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल बढ़िया सवाल है, सीरीज है, एक दे रखा है 1/log x बेस में 2 है, 1/log x बेस में 3 है, 1/log x बेस में 4 है। इस तरह से ये सारे टर्म जोड़ रहे हैं, प्लस का सिंबल लगा हुआ है। कहाँ तक, 50 नंबर तक के जोड़ रहे हैं हम, यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 50 तक के। इसकी वैल्यू ऑप्शन दे रहा है कि 1/log x बेस में 50 फैक्टोरियल, 50/log x बेस 50 फैक्टोरियल, यहाँ पर 49 है, बेस में 49 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 है, 49 फैक्टोरियल बेस में, ये वैल्यू निकालनी। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि log a बेस b की वैल्यू 1/log b बेस a उल्टा कर सकते हैं। ये अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो क्रम बदल जाएगा, और डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्रम बदल जाएगा। उसी तरीके से ये 1/log x बेस 2 जो लिखा है, ये न्यूमरेटर में अगर लिखें तो log 2 बेस x हो जाएगा। अगले वाले को, इसको बेस में x ही रहेगा सब में, ये 3 हो जाएगा, प्लस log 4 हो जाएगा, ये फिर से x ही रहेगा, प्लस इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, log 50 बेस में x रहेगा। लॉगरिथम जब सॉल्व करते हैं तो जितने भी प्लस होते हैं उनके अंदर का जो पार्ट होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस अगर सेम है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से कहाँ तक, 50 तक के मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस में x ही रहेगा, अब बेस में x ही रहेगा। इन सब का मल्टीप्लाई 1 दिया नहीं है, 1 मान लेते हैं, 1 तो किसी के मल्टीप्लाई में यूनिवर्सल मल्टीप्लायर है, तो ये क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, log 50 फैक्टोरियल बेस में x हो जाएगा। इस तरह से कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है तो आप उल्टा करके लिखेंगे, ये 1/log x हो जाएगा, बेस में 50 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये पहला ही ऑप्शन सही है। चलते फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा। अगला सवाल त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री। समेशन कह रहा है साइन r पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर है, पाई है, स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा करेक्शन, r पाई अपॉन 18 दे रखा है, और r की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक के रखनी है। यानी कि r की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, दूसरी बार 2 रखेंगे, तीसरी बार 3 रखेंगे, इस तरह से 9 तक रखेंगे, और जितने भी टर्म आएंगे उनको सबको जोड़ना है। ये इसका सीधा सीधा मतलब हुआ। अगर हम वैल्यू रखना शुरू करें इसी में तो ये वैल्यू हो जाएगी, पहली बार रखेंगे साइन 1 पाई अपॉन 18 तो पाई अपॉन 18, दूसरी बार रखेंगे तो साइन में 2 पाई अपॉन 18, 2 पाई अपॉन 18 हो गया, तीसरी बार रखेंगे साइन 3 पाई अपॉन 18, इस तरह से रखते चले जाएंगे, 9वें टर्म तक रखने हैं हमको, तो साइन 8 पाई बाई 18 9वें के पहले वाला, और साइन 9 पाई बाई 18, ये साइन स्क्वायर है क्वेश्चन में, थोड़ा वहाँ स्क्वायर, ये ऐसे है तो सबके स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा करेक्शन। ये सवाल बन गया। ऐसे देखेंगे तो सवाल बहुत लंबा समझ में आएगा, थोड़ा तरीका निकालते हैं। ये स्क्वायर में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसकी तरफ हम इसको ले जाने की कोशिश करें, देखते हैं। तो ये तो पाई बाई 18 है, दूसरा पाई बाई 18 कम मिलेगा, ऐसा करते हैं
पाई बाई 2 में से हम इसको घटा देते हैं, पाई बाई 18 को घटा देते हैं, तो ये एलसीएम 18 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 पाई माइनस पाई दैट इज 8 पाई बाई 18। ये वाला साइन में जो ये लिखा होगा उसको कास में हम ये लिख सकते हैं, ये वाला टर्म, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कॉस 90 माइनस साइन थीटा साइन थीटा, ये साइन 8 पाई बाई 18 जो लिखा है उसको कॉस में पाई बाई 18 लिख सकते हैं। जोड़ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो ये पाई और 8 वाला मिल करके 1 हो जाएगा, 1 और 8 वाला मिल करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस वो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वैल्यू 1। ये 2 वाला और ये 7 वाला मिल करके 1 हो जाएगा, 3 वाला और ये 6 वाला मिल करके 1 हो जाएगा, 4 वाला और ये 5 वाला मिल करके 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2 पाई के साथ में उधर वो बन जाएगा 7 पाई वाला, कॉस 2 पाई बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई, वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 4 वैल्यू ये आ गई, ये 4 हो गया, प्लस 9 पाई बाई 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 ऐड कर देंगे, 5 हमारा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, ये युग्म बनाने हैं, पेयर बना लेने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा टाइप के। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा बुद्धि खर्च करेंगे, 90 के साथ में हम कोटि पूरक बना लें, इनको कहने का मतलब है। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे तो आसानी से सवाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 में रिड्यूस हो जाएगा। ये 4 वैल्यू 1 और 8 के साथ में 1 हो जाएगा, 2 7 साथ 1 हो जाएगा, 3 6 का 1 हो जाएगा, 4 5 का 1 हो जाएगा, 9 वाला बच जाएगा, कैंसिल हो करके पाई बाई 2 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। 4 ये हो गए और एक वो 5। ऑप्शन हमारा ये बी पार्ट वाला सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज है, ये उसके आधार का समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इक्वल 1, उसका शीर्ष जो है 1, -1 है, उसकी भुजा की लंबाई बताना है कि कितनी होगी एक भुजा। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स दे रखा है, जो बेस लाइन है उसका एक इक्वेशन दे रखा है कार्टेशियन प्लेन के मुताबिक x प्लस वाई इक्वल 1। बताना है कि भुजा की लंबाई कितनी है, वन साइड बताना है कि कितनी होगी उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की। देखो समबाहु त्रिभुज इस तरह का बनेगा, ठीक है, ABC, ये x प्लस वाई इधर में ले आएंगे -1 इक्वल हो जाएगा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 -1 ये दे रखा है। हम ऐसा करें, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इस परपेंडिकुलर यानी कि h की लंबाई निकाल लें। तो परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन पर जब डाला जाता है ax1 + by1 + c अपन √a² + b²। फार्मूला लिख देता हूँ एक बार, परपेंडिकुलर फार्मूला ax1 + by1 + c अपन √a² + b²। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू द स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0, वो फार्मूला है। लगा देते हैं, इस पॉइंट से इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 ये पहले से दे रखा है, अपान में क्या हो जाएगा √a², जिसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 1² प्लस इसका 1² ये हो जाएगा, ये हो जाए, इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 अपान √1 + 1 2 हाइट है नेगेटिव होगी नहीं, मॉडस चाहे मॉड लगा लेते हैं पहले, चाहे इसको नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हाइट आ गई हमारे पास 1 अपान √2 यूनिट में है, और जो हाइट होती है √3/2 a के इक्वल होती है। ये फार्मूला
फार्मूला इसको साइड में देता हूँ। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है √3/2a के इक्वल होती है। बस हम इस फार्मूले में इस्तेमाल कर दे रहे हैं। h की वैल्यू ये √3/2a, ये इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, अपान में आ जाएगा 2 अपान √2 इंटू √3। इस √2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एक √2 बच जाएगा। a की वैल्यू है √2 अपान √3, इम्प्लाई दैट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 अपान 3। ये टोटल कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। बेहतरीन सवाल था। अगर जानकारी है इस फील्ड की तो अच्छे से लगा लेंगे, नहीं तो फिर पता भी नहीं चलेगा, अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि 4 में से कौन होगा। आसान सा था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। अगला सवाल है, फंक्शन से सवाल है। f'(x) इक्वल gx, g'(x) की वैल्यू fx²। तो हमें निकालना है, ये जो दे रखी है ये फाइंड करना है, इसको बताना है कि किसके इक्वल हो गए। f'(x), देखो ये दे रखा है, g'(x) की वैल्यू दे रखा है, ये f'(x) की वैल्यू gx दे रखा है। हमको निकालना है f'(x). g'(x) की वैल्यू दे रखा है और इसका मतलब है कि ये gx है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसकी वैल्यू fx² के इक्वल, और gx की वैल्यू दे रखा f'(x). दूसरे तरीके से लगाते हैं आसानी से। gx की वैल्यू है f'(x) सिंपली, और g'(x) की वैल्यू हो जाएगी g'(x) की वैल्यू f'(x), और g'(x) की वैल्यू fx² है, इक्वल f'(x). निकालना क्या है? निकालना तो यही नहीं, क्वेश्चन कुछ है मिस, एक मिनट देखते हैं। f'(x² निकालना है। मैं तो क्या, क्वेश्चन था कुछ दूसरा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, f'(x) की जो वैल्यू है fx² की। अब इसी x की जगह पे हम x² रख देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। f'(x² की वैल्यू हो जाएगी fx² का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। ये वही तो कहें, क्वेश्चन कुछ दूसरा था, वो लिखने में छूट गया था। f'(x² की वैल्यू निकालनी थी। f'(x) की वैल्यू दे रखा है gx, और g'(x) की वैल्यू दे रखा है fx²। f'(x² की वैल्यू निकालनी है, ये दे रखी है, 4 वैल्यू दे रखी हैं। हमारे पास gx की वैल्यू f' और g' की वैल्यू f" हो जाएगी। यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, और इसकी वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर fx का स्क्वायर। ये राइट साइड में बिल्कुल वैसा ही रखा है, और उल्टा करके लिख लेंगे f" की वैल्यू fx² के। अब x की जगह में x² रख देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है पहले से, एक और स्क्वायर हो जाएगा, पावर स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, ये fx पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है। 3x - 2 अपान x² पावर दे रखा है इसकी 15 के विस्तार में। एक्सपेंड जब करेंगे तो एक्सपेंशन में x से स्वतंत्र वो टर्म कौन सा है जिसमें x नहीं आता है? x से फ्री वाला टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो टर्म पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल में जनरल टर्म निकालते हैं, एक सामान्य पद निकालते हैं, व्यापक पद निकालते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला होता है NCR x⁻n - r × a⁻r, लेकिन ये
TR+1 का फार्मूला है। किसके एक्सपेंशन में? वो एक्सपेंशन होगा x+a⁴n का एक्सपेंशन होगा जब तब। लेकिन यहाँ पर कहानी ऐसी नहीं है। n की जगह में 15 दे रखा है, x की जगह में 3x दे रखा है, a की जगह में -2/x² दे रखा है, रख देते हैं। 15 रखना है, CR तो पता ही नहीं है, इंटू x की जगह में 3x है, 3x लिख दिया, 15 -r पता नहीं है, a की जगह -2/x² पावर r है, r कर दिया, 15CR इंटू 3 पावर 15 -r अलग कर दिया, x पावर 15 -r अलग हो गया, इंटू -2 पावर r अलग हो गया, ये x² ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस में 2 हो जाएगी, x से पावर -2r ये हो जाएगा। कांस्टेंट देखना ही नहीं है हमको, टर्म बताना है कौन सा, r की वैल्यू निकालनी है, r+1 आंसर हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं हमारा, ये कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। इसको और इसको देखें, अगर ये ना होते दोनों, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती? x से स्वतंत्र हो जाती पूरे टर्म की वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई होकर के x पावर 15 -r -2r 3r हो जाते। ये तभी ख़त्म होंगे, यानी कि 1 हो जाएंगे, 0 तो करेंगे नहीं क्योंकि x की वैल्यू 0 हो। पावर ये मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो पावर दे रखा है इसकी वैल्यू किसी भी तरीके से 0 हो जाए, समथिंग पावर 0, x पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ख़त्म हो जाएगा, x से स्वतंत्र हो जाएगा। तो बस इसी को 0 कर देते हैं। 15 - 3r की वैल्यू 0 है, तो 3r की वैल्यू 15 के बराबर, r की वैल्यू 5 के बराबर, तो टर्म कौन सा हो जाएगा? ये r+1 5+1 दैट इज कौन सा? ये वाला। कौन सा? छठवां, 6th टर्म जो होगा वो x से स्वतंत्र होगा, फ्री फ्रॉम x। एक्सपेंशन करेंगे, आमतौर पे जानने की बात है कि जब भी n दिया होता है पावर बाइनोमियल थ्योरम में, तो एक्सपेंड करेंगे जब, तो जो टर्म बनेंगे वो इससे एक ज़्यादा बनेंगे। अगर पावर 2 होती तो 3 टर्म बनेंगे, पावर 7 है तो 8 बनेंगे, पावर 15 है तो 16 टर्म बनेंगे। तो 16 इस टर्म में पूछा जाए कितने टर्म बनेंगे, पद कितने बनेंगे, तो 16 पद बनेंगे जनरली। ओके, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी के कुछ अच्छे और चुनिंदा सवाल लेके आते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ज़रूरत है समय के हिसाब से, सबकी हमारी भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, वेल डन। आप दीपक भाव।